सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम भारतेंदु युग के दो प्रश्न और लिखना सीखेंगे। किस प्रकार दो प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देखेंगे। तो पहला प्रश्न है अपना, भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषताएं क्या है या काव्य प्रवृत्तियां क्या है। और जब भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियां देखेंगे उससे पहले रीतिकाल की पृष्ठभूमि अपने को याद होनी चाहिए कि रीतिकाल में साहित्य कैसा था। अगर रीतिकाल में जिस प्रकार का साहित्य था वैसा साहित्य आधुनिक काल में या भारतेंदु युग में नहीं था। देखिए, रीतिकाल में था दरबारी साहित्य। दरबारी साहित्य, जो साहित्यकार होता था उसने राजा या अपने आश्रयदाता का ही गुणगान किया। और जबकि भारतेंदु युग में अगर हम देखें, भारतेंदु युग में तो दरबारी साहित्य की जगह ले ली सामाजिक साहित्य ने। कौन से साहित्य ने जगह ले ली? सामाजिक साहित्य ने। इसी प्रकार देखिए, यहां जो है नक्सिक वर्णन मिलता है नायिका का श्रृंगार में। नक्सिक वर्णन मिलता है। श्रृंगार का वर्णन जो था उसमें नक्सिक वर्णन मिलता है, लेकिन यहां मर्यादित श्रृंगार है। मर्यादित श्रृंगार और प्रकृति चित्रण, सौंदर्य के कुछ काव्य प्रकृति चित्रण में भी आ गया। प्रकृति का जो है आलंबन रूप में चित्रण किया है। इस प्रकार केवल प्रकृति का ही चित्रण आलंबन कहलाता है। तो नक्सिक वर्णन रीतिकाल का था, तो ये भारतेंदु युग में नहीं था। देखिए, यहां अंग्रेज आ चुके थे, तो अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजों की भाषा के प्रति, अंग्रेजी भाषा के प्रति नफरत हो गई, तो स्वभाषा प्रेम हो गया या निज भाषा प्रेम। निज भाषा प्रेम, ये इसकी विशेषता हो गई। इसी प्रकार देखिए कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग में यहाँ के लेखकों मंडलों ने एक समस्या पूर्ति की, यानी इनके सामने काव्य के रूप में कोई समस्या रख दी जाती थी एक पंक्ति के रूप में, और कविगण उसको जो तुरंत पूरा पद या छंद बना देते थे। इस प्रकार की समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। और कानपुर का रसिक समाज इसके लिए बहुत प्रसिद्ध था। कानपुर का रसिक समाज इसके लिए बहुत जो है प्रसिद्ध था। इसी प्रकार अगर भारतेंदु युग में देखेंगे, भारतेंदु युग में तो इसमें पद्य के लिए तो ब्रज भाषा थी, लेकिन गद्य के लिए खड़ी बोली हिंदी थी। खड़ी बोली हिंदी, ये भाषा गद्य और पद्य के लिए थी। और अगर हम इसकी विशेषता देखें तो चूंकि अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का भाव था, तो राष्ट्र प्रेम, इसकी हम अन्य विशेषता देख सकते हैं। राष्ट्र प्रेम का भाव यहां था। हास्य व्यंग्य संबंधी काव्य भी, हास्य व्यंग्य ये संबंधित काव्य भी जो है इन्होंने रीतिकालीन साहित्य में नहीं बल्कि भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्य का जो है पुट मिलता है। इस प्रकार की जो है विशेषताएं ये अपने भारतेंदु युग में देखने को मिलती है। और भारतेंदु युग में अगर आपको समझना है तो अगर आप इस रीतिकालीन साहित्य को अगर समझ लेते हैं, ये रीतिकालीन साहित्य की विशेषताएं भारतेंदु युग में नहीं मिलती है। भारतेंदु युग अपने आप में अलग युग है और इसकी अलग विशेषताएं हैं। देखिए, भारतेंदु युग की विशेषताएं हमने पहले देख ली, अब यहाँ विस्तृत रूप में देख लेते हैं प्रवृत्तियां क्या है या काव्यगत विशेषताएं क्या है। तो देखेंगे, पहली विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है समस्या पूर्ति। ये मैंने बता दिया, भारतेंदु युग के कवि समस्या पूर्ति के रूप में काव्य रचना करते थे। कोई एक पंक्ति समस्या के रूप में देकर के कवि अपनी कल्पना से उस समस्या की पूर्ति कर काव्य रचता या छंद रचता। कानपुर का रसिक समाज जो है इसके लिए बहुत फेमस था। और
प्रताप नारायण मिश्र भी जो है इससे जुड़े हुए थे। प्रताप नारायण मिश्र ये भी कानपुर के रसिक समाज से जुड़े हुए थे। इसी प्रकार देखिए दूसरी विशेषता है श्रृंगारिकता। ये मैंने बता दी कि रीतिकाल में जो श्रृंगार था वो नखसिक वर्णन था। रीतिकालीन मांसल सौंदर्य, मांसल का मतलब नायिका का नख और सिक, नाखून और सिक मतलब सिर, यानी एडी से चोटी तक उसका जो है श्रृंगार का वर्णन किया गया। लेकिन भारतेंदु युग में इसकी जगह मर्यादित श्रृंगार ने ले ली, यानी मर्यादापूर्ण जो है श्रृंगार लिखा गया। तीसरी विशेषता देखिए राष्ट्रीयता की भावना। तीसरी विशेषता राष्ट्रीयता की भावना। अंग्रेज आ चुके थे और अंग्रेजों के दमन चक्र के आतंक से इस युग के कवि पहले तो विदेशी शासन का गुणगान, जिसे हम कह सकते हैं राजभक्ति, करते नजर आते हैं। किंतु शीघ्र ही ये प्रवृत्ति जाती रही, क्योंकि कवियों को पता चल गया कि ये जो अंग्रेज हैं ये आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। तो राजभक्ति को छोड़ करके इन्होंने देशभक्ति का जो गुणगान करने लगे। स्वदेश प्रेम का जो भाव इनके साहित्य में झलकने लगा। चौथी विशेषता समाज की दुर्दशा का चित्रण, क्योंकि अंग्रेजों के आतंक से समाज त्रस्त था। रीतिकाल में तो कवि या तो किसी राजा की या आश्रयदाता की ही चापलूसी करता था, उससे संबंधित काव्य लिखता था। लेकिन यहां भारतेंदु युग में कवि अपने हृदय की प्रेरणा से जनता तक अपनी भावना पहुंचा रहा था और काव्य रचना कर रहा था। जो गुलाम भारत था, पराधीन भारत था, उसको जगाना कवि का उद्देश्य था। इसलिए समाज सुधार के बहुत सारे मुद्दे जैसे स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा विवाह, छुआछूत को दूर करना, नशा मुक्ति आदि विषयों को लेकर के काव्य लिखा गया। समाज को जागृत किया गया कि आप जागें तो आगे बढ़ेंगे। पांचवी विशेषता है पांचवी विशेषता प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। ये भी इंपॉर्टेंट है और भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। स्वयं भारतेंदु जी ने यह काम किया। भारतेंदु जी हरिश्चंद्र ने यह काम किया, प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। इस युग के कवियों ने एक और तो हिंदी काव्य की पुरानी परंपरा के रूप में उसको जारी रखा और दूसरी ओर नवीन परंपरा को भी स्थापित किया। यानी पुराना जो काव्य था उसकी कुछ परंपराएं अच्छी थी, उसको भी अपनाया और नवीन काव्य की कुछ नई परंपराएं भी इन्होंने लागू की। तो इस प्रकार प्राचीनता और नवीनता का समन्वय देखने को मिलता है। प्राचीनता इनके लिए वंदनीय थी तो नवीनता अभिनंदनीय। फिर देखिए अगली विशेषता निज भाषा प्रेम। और निज भाषा कौन सी? हिंदी। निज भाषा है हिंदी। हिंदी के प्रति जो प्रेम है वो निज भाषा प्रति प्रेम है। इस काल के कवियों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के रूप में हिंदी प्रचार को विशेष महत्व दिया। अंग्रेजी जो भाषा थी उससे नफरत की, क्योंकि वो अंग्रेजों की भाषा थी, और इसके बदले में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। तो निज भाषा का जो है प्रसार हुआ। भारतेंदु जी हरिश्चंद्र ने कहा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यानी खुद की भाषा की उन्नति सभी उन्नतियों का मूल है। वो अगर खुद की भाषा अच्छी होगी तो सारी उन्नतियां हो जाएगी। हास्य व्यंग्य यानी व्यंग्य भरा काव्य अंग्रेजों के प्रति यहाँ के कवियों ने लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके सहयोगी कवियों में हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी मिलती है। उन्होंने अपने समय की विभिन्न बुराइयों पर व्यंग्य बाण छोड़े। भारतेंदु की कविता का उदाहरण देखिए। चूरण साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। रिश्वतखोरी पर, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार इसको लेकर के कवियों ने व्यंग्य
यहाँ लिखा है। इसी प्रकार देखिए प्रकृति चित्रण, यानी प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया। आलंबन का मतलब जब केवल प्रकृति का चित्रण हो तो वो प्रकृति का आलंबन रूप कहलाता है, प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण कहलाता है। तो इस युग के कवियों ने प्रकृति के स्वतंत्र रूपों का चित्रण किया। भारतेंदु जी ने भी गंगा वर्णन और यमुना नदी का वर्णन करके गंगा वर्णन यमुना वर्णन किया, जिसमें यमुना वर्णन का तो बहुत शानदार एक उदाहरण है, जो अनुप्रास का भी अच्छा उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का। क्या है देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यानी जो यमुना नदी है उसके किनारे पर तमाल के पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं, उसको देख करके कवि लिखा, अनुप्रास की छटा है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जिसे स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी का भाव, ये भी इस काव्य की विशेषता है। पद्य के लिए ब्रज भाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली, ये बता दिया, क्योंकि यहाँ पर ब्रज भाषा में पद्य लिखा जाता था और खड़ी बोली में गद्य लिखा जाता था। ये महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषताएं, काव्यगत प्रवृत्तियां हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना कि भारतेंदु जो काल है उस भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उन कवियों ने क्या क्या साहित्य लिखा। तो एक ट्रिक मैंने आपको पहले बता रखी है, वो ट्रिक देखिए, मैं यहाँ वापस लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। आप भी मेरे साथ बोलेंगे, भारत में बद्री के प्रताप से दो राधा और जगमोहन का बालक भारत में बद्री के प्रताप से दो राधा और जगमोहन का बालक अंबिका दत्त किशोर हुआ। अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो कवि हैं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, दो राधा, राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास और किशोरीलाल गोस्वामी, इनमें से ये एक तो किशोरीलाल गोस्वामी और बालकृष्ण भट्ट, इन दोनों ने पद्य नहीं लिखा या नहीं के बराबर लिखा, तो इसलिए हम कवियों में इनकी गणना नहीं करेंगे, कवियों में इनका नाम नहीं लिखेंगे। तो देखिए पहले कवि हो गए अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 35 वर्ष से भी कम उम्र में इन्होंने 70 से ज्यादा काव्य ग्रंथ लिख दिए, और ये 70 से ज्यादा जो काव्य ग्रंथ हैं, इतने सारा इन्होंने साहित्य छोड़ा कि हम शायद उतना जो है पढ़ भी नहीं पाए, इतना इन्होंने लिख दिया। हिंदी जो है साहित्य को समृद्ध किया भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, उनमें से अपने को 2-3 रचनाएं तो याद होनी चाहिए ताकि हम परीक्षा में उसको आसानी से लिख सकें। तो भारतेंदु की जो रचनाएं हैं उनमें देखिए प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, इसी प्रकार की कुछ और कविताएं हैं। प्रेम पचासा है, एक बकरी विलाप और फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप और फूलों का गुच्छा, ये भी इनकी प्रसिद्ध जो है कविताएं हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। फिर देखिए दूसरे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ये प्रेमगन इनका उपनाम है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन,
इनके भी काव्य की कुछ सामान्य जानकारी अपने को होनी चाहिए ताकि आसानी से जो है हम उसको याद कर सकें। तो देखिए, जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली। एक पहली पत्रिका थी इनकी नागरी नीरद, नागरी नीरद ये पत्रिका है, और दूसरी पत्रिका थी इनकी आनंद कादम्बिनी। दोनों इंपॉर्टेंट है, आनंद कादम्बिनी, ये दोनों पत्रिकाएं हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखनी है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं कौन कौन सी है? एक तो है जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद कौन सी रचना? जीर्ण जनपद और आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय, ये इनकी जो है प्रसिद्ध कुछ काव्य संग्रह हैं, ये अपने को याद होने चाहिए। फिर देखिए, भारत में बद्री के प्रताप से, यानी तीसरे जो अपने हो गए प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका का? ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। ब्राह्मण पत्रिका का भिक्षा मांग मांग करके, मतलब लोगों का सहयोग ले लेकर के इस पत्रिका को चलाया, ब्राह्मण पत्रिका को। और इनकी अगर रचनाएं देखिए अपन, तो देखिए प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली हो गया। फिर देखिए मन की लहर और लोकोक्ति शतक, लोकोक्ति शतक, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और भी बहुत सारी है, लेकिन जितनी याद रहे उतना बढ़िया है। तो भारत में बद्री के प्रताप से 2 राधा, 2 राधा यानी एक तो हो गया आपके राधा चरण गोस्वामी, इन्होंने कोई ज्यादा खास नहीं लिखा। इनकी नव भक्तमाल ये फेमस है, नव भक्तमाल इन्होंने काव्य लिखा। फिर देखिए राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। इन्होंने भारत 12 मासा काव्य लिखा, भारत 12 मासा और देश दशा, ये 2 इन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे। इसके बाद देखिए प्रताप से 2 राधा और ठाकुर जगमोहन सिंह, अगला कवि अपना ठाकुर जगमोहन सिंह, कहीं कहीं ये जगन मोहन सिंह भी आता है, तो कोई बात नहीं। ठाकुर जगमोहन सिंह देखिए, इन्होंने जो है श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, ये महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी है। फिर बालकृष्ण भट्ट को लिखना ही नहीं अपने को, फिर लिखना अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने देखिए जो सुकवि की उपाधि थी, एक तो इनको सुकवि कहा जाता था, सुकवि की उपाधि थी। और इनकी ग्रंथ है पावस पचासा, ये पावस पचासा, हो होरी, हो होरी और सुकवि सतसई, सुकवि सतसई, ये इनके जो है महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं। इस प्रकार के ये
6-7 कवि जो हैं भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रश्न उसी को देख लेते हैं, कौन कौन से कवि हुए और उनकी रचनाओं का परिचय दीजिए। ट्रिक मैंने पहले बता दी है, वापस यहां लिख रहा हूं। भारत में बद्री के प्रताप से 2 राधा और जगमोहन का बालक अंबिका दत्त किशोर हुआ। ठीक है ना, ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक में देख लीजिए कि कौन कौन से इसमें कवि हैं। तो एक भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, 2 राधा, राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास और किशोरीलाल गोस्वामी। इसमें ये बालकृष्ण भट्ट और किशोरीलाल गोस्वामी कवि या काव्य इन्होंने नहीं लिखा है। तो देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जन्म, 1885 में मृत्यु, 35 वर्ष के अल्पायु में लगभग 70 काव्य कृतियां लिखी, जिनमें प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, बकरी विलाप, फूलों का गुच्छा, ये खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। ये इनकी कविताएं हैं। राजभक्ति के साथ देशभक्ति इनकी कविता में मिलती है और प्राचीनता और नवीनता का समन्वय इनके कवि की विशेषता है। इनका उपनाम रसा है, जो उर्दू में इस रसा उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। फिर देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के बारे में हम देख लेते हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ये प्रेमगन इनका उपनाम है, ये अपने को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इन्होंने नागरी नीरद एक पत्रिका है और आनंद कादम्बिनी ये दूसरी पत्रिका है, दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया। और जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श व वर्षा बिंदु इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनमें से जितनी याद हो जाए उतनी याद करनी है। प्रताप नारायण मिश्र, अगले जो कवि हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है ब्राह्मण पत्रिका। आपके प्रमुख काव्य कृतियां हैं, देखिए प्रेम पुष्पावली है, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास है। प्रताप लहरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना पर इन्होंने खूब साहित्य लिखा। फिर देखिए अगले अपने कवि हैं राधा कृष्ण दास, 2 राधा यानी राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी। तो इन्होंने भक्ति श्रृंगार पे भी काव्य लिखा, समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को विषय वस्तु बनाया। भारत 12 मासा, वेरी वेरी मोस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत 12 मासा जो रचना है वो राधा कृष्ण दास की है। और देश दशा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार आपका परीक्षा पैटर्न बदल गया है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी उसमें पूछेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो पूछ ले कि भारत 12 मासा किसकी रचना है, तो अपने को आना चाहिए कि वो राधा कृष्ण दास की रचना है। राधा चरण गोस्वामी ने एक काव्य लिखा, नव भक्त माल है। श्रृंगार के अलावा इन्होंने दूसरे विषयों पर काव्य लिखा, जो भक्ति वाली बात जो है वो इनके काव्य में देखने को मिलती है। ठाकुर जगनमोहन सिंह, इन्होंने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य से संबंधित रचनाएं लिखी। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी और देवयानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठाकुर जगनमोहन सिंह की। और अब अपने अंतिम भारतेंदु युग के कवि हैं अंबिका दत्त व्यास, इनको सुकवि भी कहा जाता है, ये इनकी उपाधि है सुकवि। पीयूष प्रभा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। पावस पचासा, हो होरी और सुकवि सत्सई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये जो है महत्वपूर्ण भारतेंदु युग के कवि और उनकी कुछ रचनाएं हैं।
आशा करता हूँ ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, परिचितों में इसको शेयर करें, चर्चा करें। धन्यवाद। आगे हम आधुनिक काल के भारतेंदु युग के जो है 2 प्रश्न और लेकर के आएंगे। तब तक आप जो है इस वीडियो को देखें, आनंद में रहें।